हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं अमित परदेशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों, ये वीडियो स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है क्योंकि उनकी बहुत डिमांड आ रही थी। सरल आवर्त गति पढ़ना है और पूरा हिंदी में पढ़ना है, इसलिए स्पेशली ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूँ। और इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरा कंटेंट हिंदी में ही पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरा कंटेंट इस वीडियो में हम लोग पूरा हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर सरल आवर्त गति। ठीक है बच्चों, तो सरल आवर्त गति में जो पहला टॉपिक है हमारा, ये दो प्रकार की गतियां समझना, आवर्त गति और दोलन गति। ठीक है, तो जो हमारा पहला काम है वो है ये आवर्त गति और दोलन गति समझना कि ये गतियां किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी आपको ये गतियां समझा रहा हूं। इन्हें ध्यान से समझो कि आवर्त गति का मतलब क्या होता है। आवर्त गति हम उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु अपनी स्थिति को दोहराती है समान पथ का अनुसरण करते हुए। ठीक है, जब वस्तु एक ही पथ का अनुसरण करते हुए बार बार अपनी स्थिति को दोहराए तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो बार बार उसी पथ का अनुसरण करती है और बार बार अपनी किसी एक स्थिति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बचपन के दिनों की बात याद करें तो रोज हम लोग स्कूल जाते थे और वापस घर आते थे, दूसरे दिन फिर स्कूल जाते थे और वापस घर आते थे। तो इस तरह से हम रोज एक ही पथ का अनुसरण करते थे एक ही समय पर, तो वो भी आवर्त गति है। तो वो सभी गतियां जिसमें वस्तु किसी एक ही पथ का अनुसरण करते हुए बार बार अपनी स्थिति को दोहराए उसे हम आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, और जितने समय में वो अपनी स्थिति को दोहराती है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, चलो, तो आवर्त गति हमें समझ में आई। इसमें क्या होता है कि वस्तु अपनी स्थिति को दोहराती है। ठीक है, वस्तु अपनी स्थिति को दोहराती है, वो होती है हमारी आवर्त गति। दूसरा है दोलन गति। तो दोलन गति में क्या होता है, दोलन गति में वस्तु किसी माध्य स्थिति के दोनों तरफ आगे पीछे, माध्य स्थिति के दोनों तरफ अगर गति करे इस प्रकार से, तो जब वस्तु माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कह देते हैं। दोलन गति में भी वस्तु अपनी स्थिति को दोहराती है, इसका मतलब दोलन गति भी एक तरह की आवर्त गति है। बात समझ नहीं आई। अगर हम यहां पर किसी वस्तु को रखें और वो बिंदु O से चलकर A पर जाती है, A से फिर O पर आती है, O से चलकर फिर B पर जाती है और B से फिर O पर आ जाती है, तो इस प्रकार से इसने गति करी। क्योंकि ये गति माध्य स्थिति के दोनों ओर थी, या फिर ऐसा बोले माध्य स्थिति के आगे पीछे गति हो रही थी, इसलिए इस प्रकार की गति को हमने क्या नाम दिया, दोलन गति। और इस स्थिति में भी वस्तु ने अपनी स्थिति A और B को दोहराया, या फिर कोई भी आप कोई एक बिंदु बना सकते हैं कि वस्तु ने इस स्थिति को दोहराया, समान समय अंतराल में दोहराया। इसका मतलब दोलन गति भी एक प्रकार की आवर्त गति है। बात समझ में आ रही है। दोलन गति वह गति है जिसमें वस्तु माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करे, और क्योंकि वस्तु इसमें स्थिति को दोहरा रही है इसलिए यह भी आवर्त गति है। लेकिन क्या आवर्त गति भी दोलन गति होती है? क्या हम आवर्त गति को दोलन गति कह सकते हैं? नहीं, हम आवर्त गति को दोलन गति नहीं कह सकते बच्चों। हम आवर्त गति को दोलन गति क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आवर्त गति में वस्तु अपनी स्थिति को तो दोहराती है लेकिन माध्य स्थिति के आगे पीछे मोशन नहीं करती, माध्य स्थिति के आगे पीछे गति नहीं करती। तो क्योंकि वस्तु की गति माध्य स्थिति के आगे पीछे नहीं हो रही है इसलिए आवर्त गति दोलन गति नहीं है। लेकिन दोलन गति में क्योंकि वस्तु अपनी स्थिति को दोहरा रही है इसलिए सभी दोलन गतियां आवर्त गतियां है। ठीक, तो ये बात क्लियर है कि आवर्त गति वो गति होती है जिसमें वस्तु अपनी स्थिति को दोहराती है, समान पथ का अनुसरण करती है और अपनी स्थिति को दोहराती है। दोलन गति वह गति होती है जिसमें वस्तु माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है और अपनी स्थिति को भी दोहराती है। ठीक है, सभी दोलन गतियां आवर्त गतियां होती है,
लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक, चलो दोलन गति का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, दोलन गति एक तरह की आवर्ती गति ही है, ये हमने समझ लिया। दोलन गति एक तरह की आवर्त गति है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने माध्य स्थिति पर एक हल्का सा बल लगाया। इस हल्का सा बल लगाने से ये इन दो स्थितियों के मध्य दोलन करने लगा। जैसे ही माध्य स्थिति पर हमने इस पे एक हल्का सा बल लगाया तो ये इन दोनों स्थितियों के मध्य दोलन करने लगा। इस प्रकार ये दोलन करने लगा। ठीक है, चलो अब एक बात समझो, जब ये दोलन करता हुआ यहां पर आया, ये दोलन गति कर रहा है, जब ये दोलन करता हुआ यहां पर आया तो माध्य स्थिति से ये थीटा कोण बना चुका था। इस स्थिति को मैं माध्य स्थिति कह रहा हूं। ठीक है, ये माध्य स्थिति है। अब जब ये दोलन करता हुआ इस बिंदु पर आया तो इसका जो भार था mg वो इस दिशा में कार्य कर रहा था, mg। ठीक है, अब अगर ये कोण थीटा है तो ध्यान से देखो, ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये mg ये थीटा, तो इस mg के दो घटक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो थीटा वाला जो घटक होगा उसे हम mg cos थीटा, और ये वाला जो घटक होगा उसे हम mg sin थीटा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने mg के दो घटक बनाए तो हमें mg cos थीटा और mg sin थीटा दिखाई देने लगे। अब एक बात बताओ बच्चों कि ये जो mg cos थीटा है वो इस धागे को इस दिशा में खींचने की कोशिश कर रहा है, जिससे डोरी में एक तनाव उत्पन्न होगा टी, और ये जो mg sin थीटा है ये वस्तु को माध्य स्थिति की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वस्तु को माध्य स्थिति की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हम ये समझना चाहते हैं कि दोलन गति इस प्रकार से क्यों होती है कि वो बार बार माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है। तो दोलन गति ऐसा क्यों होता है, उसका एक गणितीय कारण समझने के लिए अगर हम इसकी गणितीय शर्त देखें तो गणितीय शर्त है किसी दोलन गति के लिए कि इस गति पर जो बल लग रहा है वो बल विस्थापन के ऋण चिन्ह के समानुपाती होना चाहिए। मतलब यदि बल ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती है तो वो गति दोलन गति होगी गणितीय रूप से। अभी हमने समझा कि दोलन गति क्या होती है, जो माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करे, लेकिन गणितीय रूप से अगर हमें इसकी व्याख्या करनी है कि गणितीय रूप से हमें ये समझा पाए कि दोलन गति किस गति को कहेंगे, तो उस गति को दोलन गति कहेंगे जिसमें बल विस्थापन के ऋण चिन्ह के या फिर बोलो ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती हो। अब समानुपाती होने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान समझो, ये एक समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, मतलब अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो सब डेफिनेशंस थी और किताबी ज्ञान था, लेकिन असली ज्ञान जो सरल आवर्त गति का है वो यहाँ पर आने वाला है कि हम कैसे पहचाने कि आवर्त गति हो रही है या सरल आवर्त गति हो रही है। ठीक, या फिर वो गति दोलन गति हो रही है, कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो उसमें बल क्या होना चाहिए, विस्थापन के ऋण चिन्ह के समानुपाती होना चाहिए। ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती होने का मतलब समझो, जैसे ही ये पेंडुलम इस तरफ गति करने लगता है तो इसका विस्थापन होता है इस दिशा में, और इस पे देखो बल किस दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा ही इस ऋण चिन्ह को प्रदर्शित कर रही है। विस्थापन हो रहा है धनात्मक दिशा में तो बल लग रहा है ऋणात्मक दिशा में, मतलब विस्थापन के ऋण चिन्ह के समानुपाती है बल। अब समानुपाती होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी उसका विस्थापन बढ़ेगा तो उस पर बल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बच्चों बल, देखो ध्यान से, जो यहां पर बल लग रहा है वो क्या है, mg sin थीटा। अब ये जो बल है जो उसे माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश कर रहा है, इस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। ये बल है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल ही वस्तु को दोबारा माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। अब इस प्रत्यानयन बल में mg तो एक नियतांक है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है sin थीटा। अब ये जो थीटा है, जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी थीटा बढ़ेगा, और हमें पता है कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो जब साइन थीटा का मान बढ़ने लगेगा तो साइन थीटा के बढ़ने से mg sin थीटा भी बढ़ेगा। तो हमें एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे विस्थापन बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे विस्थापन बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे mg sin थीटा भी बढ़ रहा है।
इसका मतलब बल बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के समानुपाती है। ऋणात्मक चिन्ह दोनों की विपरीत दिशाओं को प्रदर्शित कर रहा है। यह बात समझ में आई। अब एक और बात कि बल क्या करता है। जब भी बल आता है तो अपने साथ त्वरण को लेकर आता है, लेकिन बल यहां पर विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो जो त्वरण आएगा वो भी विपरीत दिशा में आएगा। तो विस्थापन के विपरीत दिशा में आने वाला त्वरण मंदन बन जाता है, और वो मंदन क्या करेगा, इस वस्तु के वेग को धीरे 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 घटाने लगेगा, और घटाते घटाते किसी एक बिंदु पर वेग शून्य हो जाएगा। और जिस बिंदु पर वेग शून्य हो जाएगा उस बिंदु को हम बोलेंगे अधिकतम विस्थापन की स्थिति। अधिकतम विस्थापन की स्थिति, ठीक है। और जैसे ही वेग शून्य होगा तो ये बल जो mg sin थीटा इस दिशा में कार्य कर रहा था वो इस वस्तु को दोबारा माध्य स्थिति की ओर ले आएगा। अब ध्यान दो कि जो बल है वो इस दिशा में कार्य कर रहा है और वस्तु भी इसी दिशा में गति कर रही है। तो क्या अब वेग और बल की दिशा समान हो चुकी है? क्या त्वरण और वेग की दिशा समान हो चुकी है? क्योंकि वस्तु चलेगी इधर और बल भी लग रहा है इधर। इसका मतलब बल और वेग की दिशा समान हो चुकी है। मतलब बल अब जो त्वरण लाएगा वो त्वरण का ही कार्य करेगा। इस बार वो मंदन का कार्य नहीं करेगा, इस बार वो त्वरण का ही कार्य करेगा, और त्वरण का कार्य करते हुए वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाएगा। और त्वरण क्या करता है बच्चों? अगर वेग की दिशा में ही एक बल लग रहा हो तो वो त्वरण लाएगा, और वो त्वरण वस्तु के वेग को बढ़ाएगा, और वस्तु का वेग बढ़ते 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 जब वस्तु माध्य स्थिति पर आएगी तो यहां पर वेग बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो जाएगा। मैं इसे लिख रहा हूं v max, v अधिकतम। और इस अधिकतम वेग के कारण वस्तु इस बिंदु पर रुकेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही कोण का मान थीटा का मान शून्य होगा, देखो जैसे जैसे वस्तु इधर आएगी थीटा शून्य की ओर अग्रसर होगा, थीटा का मान धीरे धीरे घटने लगेगा, और जब वस्तु इस माध्य स्थिति पर पहुंचेगी तो थीटा का मान शून्य हो जाएगा, और थीटा का मान शून्य हो जाने पर बल भी शून्य हो जाएगा। लेकिन बल के शून्य हो जाने पर भी वस्तु यहां रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि उसके पास एक वेग है। अगर यह वेग नहीं होता तो वस्तु इस बिंदु पर रुक जाती, लेकिन क्योंकि यह वेग था इसलिए वस्तु इस बिंदु पर रुकेगी नहीं और वो आगे बढ़ जाएगी। और जैसे ही वस्तु आगे बढ़ेगी तो अब इस दिशा में एक थीटा बनने लग जाएगा, और वस्तु का भार इस दिशा में कार्य करेगा। ये कोण अगर थीटा है तो यहां भी थीटा आएगा। अब इस बल के घटक वैसे ही बनेंगे mg cos थीटा mg sin थीटा। तो ये देखो mg sin थीटा अपनी दिशा बदल के इस दिशा में आ गया। मतलब mg sin थीटा की दिशा किधर है? माध्य स्थिति की ओर, और वस्तु जा किधर रही है? अधिकतम विस्थापन की ओर। तो जैसा उस तरफ हुआ था वैसे इधर भी होगा। अधिकतम विस्थापन पर वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा और ये mg sin थीटा उसे दोबारा माध्य स्थिति की ओर ले आएगा। मेरी बात क्लियर है? तो अब एक बात बताओ कि जो दोलन गति है, दोलन गति की गणितीय शर्त आपको समझ में आई कि विस्थापन और बल समानुपाती हो, साथ में दिशा इन दोनों की विपरीत हो। अच्छा, अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है बच्चों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। बच्चे बहुत भयंकर यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक। और वो कंफ्यूजन आप लोगों को ना आए इसलिए मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कंफ्यूजन क्या आता है ये बताता हूँ फिर से आपको। बस बच्चा बोलता है कि ये सिंपल पेंडुलम अपनी माध्य स्थिति पे था, जब ये अधिकतम विस्थापन की ओर जा रहा था, ठीक है, तो ये माध्य स्थिति है, ठीक। इसको मैं मूल बिंदु बोल लेता हूँ O, और ये है धनात्मक अक्ष और ये है ऋणात्मक अक्ष। तो जब वस्तु इस दिशा में गति कर रही थी, इस दिशा में गति कर रही थी, तो बल इस दिशा में लग रहा था। ये किसकी दिशा थी बच्चों? विस्थापन की। और ये किसकी दिशा थी? बल की, ठीक है। अब जब वस्तु जा रही थी तो विस्थापन की दिशा उस तरफ थी और बल की दिशा इस तरफ थी, मतलब दोनों विपरीत दिशा में थे। अब देखो कंफ्यूजन क्या आता है बच्चे को, यहाँ एक बहुत खतरनाक कंफ्यूजन आता है कि जब वस्तु वापस आएगी तो विस्थापन की दिशा इधर होगी और बल की दिशा भी इधर ही होगी, तो ये नियम तो फेल हो गया। ये कंफ्यूजन बच्चों को आता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो विस्थापन है मूल बिंदु के इस तरफ धनात्मक है, विस्थापन मूल बिंदु के इस तरफ धनात्मक है, और विस्थापन का मान सदैव मूल बिंदु से ही मापा जाता है। विस्थापन का मान कहां से मापा जाता है? सदैव मूल बिंदु से। तो देखो अगर ये 0 है तो ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से विस्थापन का मान मापा जाएगा। तो जब तक वस्तु इस तरफ गति कर रही है तब तक हमें विस्थापन को कैसा लेना है, धनात्मक, और बल इस दिशा में है तो हमें बल को कैसा लेना है, ऋणात्मक। तो देखो जब वस्तु इधर जा रही थी तो भी विस्थापन धनात्मक था, और जब वस्तु इधर आ रही थी तो भी ये मान चल रहे थे और विस्थापन धनात्मक था। तो विस्थापन तब तक धनात्मक रहेगा जब तक वस्तु मूल बिंदु के इस तरफ गति करती रहेगी, फिर चाहे उसकी दिशा उस तरफ हो चाहे दिशा इस तरफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिशा उधर है या इधर, विस्थापन रहेगा धनात्मक, विस्थापन धनात्मक ही रहेगा। और बल की दिशा, बल दिशा से निर्धारित हो रहा है बच्चों, बल किसी बिंदु से निर्धारित नहीं हो रहा है, बल वस्तु की स्थिति से निर्धारित नहीं हो रहा है। वस्तु की स्थिति विस्थापन को निर्धारित कर रही है, लेकिन वस्तु की स्थिति बल को निर्धारित नहीं कर रही। तो जब वस्तु बल इस दिशा में लगेगा तो हमने उसे बोला ऋणात्मक। तो जब वस्तु उधर जा रही थी तब भी बल इधर लग रहा था, जब वस्तु इधर आ रही है तब भी बल इधर ही लग रहा है। तो बल कैसा है, सदैव ऋणात्मक, और विस्थापन इस तरफ कैसा है, सदैव धनात्मक। ये बात समझ में आई। चलो अब इस तरफ समझते हैं कि जब वस्तु ने इस तरफ गति करी, जब वस्तु ने इस ओर गति करी, तो देखो विस्थापन हो रहा था इस दिशा में, ये थी विस्थापन की दिशा। अब विस्थापन जो भी होगा यहाँ पर -1, -2, -3, -4, जो भी विस्थापन होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। और देखो बच्चों बल किधर लग रहा है, माध्य स्थिति की ओर, तो ये है बल की दिशा, और बल की दिशा कैसी है, धनात्मक। तो देखो जब विस्थापन ऋणात्मक हुआ तो बल धनात्मक हो गया। अब वस्तु इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, जब तक वस्तु मूल बिंदु के इधर है विस्थापन का मान ऋणात्मक ही रहेगा। जब तक वस्तु मूल बिंदु के इधर है विस्थापन का मान ऋणात्मक ही रहेगा, और जब वस्तु मूल बिंदु के उस तरफ जाएगी तो विस्थापन का मान धनात्मक ही रहेगा। तो यहां देखो वस्तु इधर गई, विस्थापन ऋणात्मक, वस्तु वापस आई, विस्थापन ऋणात्मक, लेकिन बल कैसा है हर समय, धनात्मक। तो देखो जब बल धनात्मक होता है तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है, और जब विस्थापन धनात्मक होता है तो बल ऋणात्मक हो जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत चिन्ह ही रखेंगे। तो यदि हमें कभी भी किसी सरल आवर्त गति को पहचानना है तो हमें यह देखना होता है कि क्या बल और विस्थापन किसी भी बिंदु पर विपरीत दिशाओं में है। यदि बल और विस्थापन किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में है तो वो गति सरल आवर्त गति हो सकती है। ठीक है। अब एक और बात है बच्चों कि ये जो गति है, ये जो मैंने गति यहां पर आपको डिफाइन करी, अगर इसकी घात n हो तो हम इसे बोलते हैं आवर्त गति। लेकिन आवर्त गति में घात n वाले सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है n = 1। तो जब हम n = 1 रखेंगे तो हमें ये मिलेगा f समानुपाती -x, और इसे हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति की गणितीय शर्त है कि बल और विस्थापन समानुपाती हो, साथ में विपरीत दिशाओं में भी हो। मतलब जिधर विस्थापन की दिशा होगी बल उसके विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। और ये बल हमेशा क्या करता है, ये बल हमेशा वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। वस्तु जब भी माध्य स्थिति से दूर जाने की कोशिश करती है, बल उसे दोबारा खींच के माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। वस्तु उस तरफ जाती है, बल फिर उसे खींच के माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। तो ये बल सदैव वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। और बच्चों इस बल का नाम बताया गया था मैंने, इस बल का मैंने नाम बताया था, यही लिख देता हूं। इसे बोलते हैं हम प्रत्यानयन बल। वो बल जो वस्तु को सदैव माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक, चलो तो इतनी बातें मेरी आपको क्लियर है। अब देखो हम कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लेंगे, कुछ सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल्स, जिससे हमें ये क्लियर हो कि सरल आवर्त गति को कैसे सिद्ध किया जा सकता है किसी समीकरण में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स लेके ये आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम किसी समीकरण को चेक कर सकते हैं। किसी समीकरण में को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो समीकरण किसी सरल आवर्त गति को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, तो अगले वीडियो में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।